सुप्रभातम। आज अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा अपन जानेंगे, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं इस नोट्स के अंदर। तीसरा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु से विस्थापित हो जाना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका अपन एग्जाम्पल लेंगे कॉपर सल्फेट और जिंक का, और कॉपर सल्फेट और जिंक का एग्जाम्पल लेंगे और कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक मिलाएंगे, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटा सा अपन। देखिए अभी यह कॉपर सल्फेट का विलीन है, ये कॉपर सल्फेट है। ये कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है ये, और जिंक की डस्ट लेते हैं। ये जिंक की डस्ट है, Zn ब्लैक कलर का होता है ये डस्ट, इसकी लेते हैं। कॉपर सल्फेट, अब अपन एक परख नली लेंगे, परख नली के अंदर कॉपर सल्फेट लेंगे। कॉपर सल्फेट लेने के बाद में आपको पता है कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। अब ये नीला रंग गायब हो जाएगा जिंक मिलाने पर, जिंक की डस्ट मिलाने पर गायब हो जाएगा ये। अब अपन परख नली के अंदर जिंक की डस्ट मिला रहे हैं। ये जिंक डस्ट कॉपर सल्फेट के अंदर मिला रहे हैं। अब देखिए कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे गायब हो गया। थोड़ा सा और कॉपर जिंक डस्ट मिला रहे हैं। और जिंक डस्ट मिला रहे हैं थोड़ी सी परख नली के अंदर। अब धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है जिंक के साथ अभिक्रिया होने के बाद में नीला रंग गायब हो जाता है। आपकी बुक्स के अंदर भी दिया हुआ, दो परख नलियों के अंदर नीला रंग गायब हो गया। अब अभिक्रिया हो रही है, होने के बाद में सट से इसको मिला देंगे। अब अपन एक फिल्टर पत्र लेंगे, ये फिल्टर पत्र है। कीप के अंदर ये कीप है, कीप के अंदर फिल्टर पेपर रखेंगे और रखने के बाद में इसमें छानेंगे। देखो नीचे जमा हो गई है, कॉपर विस्थापित हो रही है, कॉपर विस्थापित होगी। ये कॉपर देखिए धीरे धीरे ये डीजल कीप से आ रहा है, फिल्टर पत्र से चल रहा है। चलने के बाद में पीछे जो शेष रहेगा वो अभी देखिए ये पीछे ये कॉपर है, ये काले रंग की है,
और काले रंग की ये कॉपर है, काले रंग की है, और यह इसमें कॉपर विस्थापित हो गया है। और आपको पता है कॉपर काले रंग की होती नहीं है, तो इसको निस्तारण करेंगे, इसको साफ करेंगे तो इसमें कॉपर का रंग मिलेगा। इसको साफ करेंगे निस्तारण विधि से तो इसमें कॉपर मिलेगा। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट अपन ने किया। अपन एक बार इसको समझेंगे रासायनिक समीकरण के जरिए। अब देखिए इसके कॉपर सल्फेट जो अपन ने प्रत्नली में नीला रंग लिया था और जिंक ली थी, इसमें जो काले रंग की थी डस्ट अपन ली थी। कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है, नीले रंग के अंदर जिंक की डस्ट डालेंगे तो डालने पर नीला रंग है वो गायब हो जाएगा और उसमें से क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, यानी। और जिंक सल्फेट बनने के बाद कॉपर है विस्थापित हो जाएगा, जो काले रंग की थी निस्तारण करने के बाद कॉपर उसमें साफ दिखेगी। अब देखिए तो जिंक है, इसको इस प्रकार समझेंगे, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार इसको समझना है, यानी इसको किस प्रकार समझेंगे, जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगी, तो जिंक अभिक्रिया करने के बाद में कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगी और जिंक सल्फेट बना देंगे, तो ये जिंक सल्फेट होगा। इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण मेन इसकी मुख्य विस्थापन अभिक्रिया की मेन समीकरण थी। इसके अलावा भी दो समीकरण आपके अन्य उदाहरण दो दिए हुए हैं। देखिए इस प्रकार आगे चलते हैं। एक और अन्य एग्जांपल ले रहे हैं फेरस का। फेरस यानी आप जानते हैं कि लोहा होता है और कॉपर सल्फेट अभी आपने देखा नीला रंग होता है। इसका एक्सपेरिमेंट अभी अपन ने किया है, अभी बार बार नहीं करेंगे। अब फेरस यानी इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपन। फेरस हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस डालेंगे, लोहा एस लिखा हुआ है, सॉलिड है, टुकड़े डालेंगे, बुरादा टाइप डालेंगे, तो एस यानी सॉलिड, कॉपर सल्फेट का विलयन AQ जो भी अपन ने लिया था नीला रंग, उसके अंदर फेरस के लोहे का बुरादा डालेंगे, यानी फेरस एंड लोहा। तो डालने के बाद में फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। इस प्रकार इसको समझेंगे, यानी फेरस कॉपर सल्फेट के विलयन में से, यानी फेरस यानी लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बना देगा। इस प्रकार बिल्कुल सिंपल है रासायनिक अभिक्रियाएं, ज़्यादा कोई इतनी डिफिकल्ट है नहीं। चलिए सब अब आपको समझ में आ गई होगी कॉपर किस प्रकार विस्थापित होता है। एक्सपेरिमेंट भी अपने कर लिया। इसकी एक और दूसरी अन्य उदाहरण है वो भी समझ लेते हैं। पीबी का मतलब होता है लेड, और लेड यानी सॉलिड कोई परख नली में लेंगे और कॉपर क्लोराइड विलयन के अंदर, यानी जहाँ अपने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है परख नली के अंदर, वहाँ पर कॉपर क्लोराइड का विलयन लेंगे और उसमें पीबी जो बुरादा होता है वो डालेंगे लेड का, और डालने के बाद अभिक्रिया हो जाएगी तो PbCl2 बनेगा, यानी लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगी। इस प्रकार यह इसमें देखिए सबसे पहले तो एक तो जिंक आ रहा है, एक Pb आ रहा है, एक कॉपर आ रहा है। तो जिंक कॉपर और लेड से अधिक क्रियाशील तत्व हैं। कुछ अधिक क्रियाशील तत्व होंगे तो जल्दी अभिक्रिया करेंगे। क्रियाशील तत्वों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी जिंक कॉपर और लेड से अधिक क्रियाशील तत्व हैं तो ये सबसे अधिक अभिक्रिया करेगा। इस प्रकार की दो अन्य उदाहरण भी अपन ने विस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर अपन ने देख ली। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया 4, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं। ये नाम से ही तात्पर्य है, द्वि यानी 2, इसमें अपन ने 1 बोला था, इसमें अपन 2 बोलेंगे, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 अलग अलग अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी 2 अलग अलग इसमें अभिकारकों के परमाणु आपस में विस्थापित हो जाते हैं, यानी 2। इसके लिए उदाहरण लेंगे अपन सोडियम सल्फेट का। एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं अपन। सोडियम सल्फेट यानी AQ जलीय विलयन है, यानी एक परख नली के अंदर अपन सोडियम सल्फेट लेंगे
उसी प्रणाली में बेरियम क्लोराइड लेंगे, BeNaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, ये भी जलीय विलयन है। तो एक प्रणाली में सोडियम क्लोराइड लेंगे और उसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे। डालने के बाद में क्या बनेगा, छानने के बाद BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनेगा सॉलिड, और NaCl बनेगा aqueous जलीय विलयन NaCl, दो बनेंगे। इसमें दो अलग अलग अभिकारकों के परमाणु होंगे। आपको पता है कि अणुसूत्र बनने के लिए एक धनायन एक ऋणायन की जरूरत पड़ती है। इसमें किस प्रकार विस्थापित होंगे, देखिए इधर सबसे पहले सोडियम सल्फेट लिखा हुआ है और बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है, तो इसमें बेरियम क्लोराइड सल्फेट के साथ में विस्थापित हो जाएगा, यानी Ba ये धनायन है और ये ऋणायन है, तो ये सल्फेट और Ba तो इसके साथ विस्थापित होकर बेरियम सल्फेट बना देगा। ये बेरियम सल्फेट ये तीर का मुंह खुला दिया हुआ इधर, यानी ये धनायन होगा, ये ऋणायन होगा और ये इसके साथ में विस्थापित हो जाएगा। इस प्रकार ये बेरियम सल्फेट बनेगा सॉलिड अवस्था में S। इसके बाद में ये सोडियम लिखा हुआ है और क्लोराइड लिखा हुआ है, और ये सोडियम तत्व क्लोराइड के साथ विस्थापित हो जाएगा, और यहाँ देखिए तीर का चिन्ह लिखा हुआ है, इस प्रकार आ रहा है, यानी क्लोराइड इसके साथ में विस्थापित हो जाएगा। ये धनायन है और ये ऋणायन। इस प्रकार के दो अलग अलग अभिकारक विस्थापित हो जाएंगे और प्रोडक्ट बनेगा दो, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट एक और उदाहरण लेते हैं आपको अच्छा समझने के लिए। देखिए इधर कॉपर सल्फेट एग्जाम्पल लिया है और NaNOS का एग्जाम्पल लिया है। तो ये कॉपर सल्फेट इसके साथ विस्थापित किसके साथ होगा, देखिए इधर सल्फेट है वो सोडियम के साथ विस्थापित हो जाएगा और तीर का मुंह इस तरफ किया हुआ है, तो बनेगा आपके सोडियम सल्फेट। ये रहा सोडियम सल्फेट और OH कॉपर, तो इसका OH कॉपर के साथ विस्थापित हो जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा CuOS2। इस प्रकार से ये विस्थापित दो अलग अलग अभिकारक हो जाते हैं। पांचवा प्रकार है अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर, पांचवा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। तो इसको दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, उपचयन और अपचयन। यानी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, यानी उपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का योग, यानी किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाएगा, और किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी, ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे कहलाएगी अपचयन कहलाएगी। और दोनों ही सम्मिलित रूप से अभिक्रिया होती हैं तो उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग से अपचयन होता है, यानी अपचयन के लिए अभिक्रिया ये होगी, यानी कॉपर को ऑक्सीजन के साथ में जलाएंगे तो कॉपर ये Cu, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाएंगे, तापन यानी जलाना। अभिक्रिया कराने पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड ही बन गया है CuO। तो यह एक इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी जलने के लिए दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, यानी इसका योग हो गया। तो इसमें उपचयन हो रहा है, उपचयन का मतलब योग ऑक्सीजन का। इसके अंदर नेक्स्ट अपचयन, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी ऑक्सीजन की कमी होना, यानी अपचयन कहलाता है। अब इस अभिक्रिया में देखिए कॉपर ऑक्साइड है, ये H2 से अभिक्रिया करने के बाद कॉपर ऑक्साइड इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा उत्पाद के अंदर, ये अभिकारक हैं, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगा और कॉपर बनेगा, वो निकल गया और ये H2 के साथ में अभिक्रिया करने के बाद में H2O बन गया और जल बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यानी कमी हो गई, तो ये इसके अंदर अपचयन हो रहा है। अब दोनों में सम्मिलित रूप से किसी अभिकारक में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होना उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी एक अभिकारक में उपचयन होना, दूसरे अभिकारक में अपचयन होना, यानी इसमें ऑक्सीजन का योग दूसरे ऑक्सीजन की कमी, को दोनों को उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं
कहते हैं और इसका दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। और रेडॉक्स अभिक्रियाएं काफ़ी नाम प्रचलित हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी रेडॉक्स के नाम से कई बार अभिक्रिया आती हैं। ज़रूरी नहीं कि भाई उपसेन और अपसेन अभिक्रियाएं आए हैं परीक्षा के अंदर, रेडॉक्स भी अभिक्रिया आ सकती है, तो दोनों एक ही हैं, आप ध्यान करेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया या अपसेन अभिक्रियाओं का एक सामूहिक एग्जाम्पल लेंगे। ये दोनों अपने अलग अलग समझी थी, अब एक के अंदर दोनों अभिक्रियाएं समझेंगे, उपसेन का ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन की कमी। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से अभिकारक से अभिक्रिया कराएंगे। तो अब देखिए कॉपर ऑक्साइड, तीर का मुंह किया हुआ इस तरफ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो अपसेन अभिक्रिया हो रही है। और हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो इसमें उपसेन अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जिंक ऑक्साइड और कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगा और कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, तो CO बन जाएगा ये। तो इस प्रकार इसके अंदर दोनों अभिक्रिया होती है। ये दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट दो बिंदु छोटे छोटे आते हैं अपने किताब का अंतिम टॉपिक है संसारण और विकृत गंधिका। ये क्या चीज़ है? जब कोई धातु वायु या अम्ल या आर्द्रता के साथ संपर्क में करती हैं तो संसारित हो जाती है। मान लीजिए लोहा कोई बाहर पड़ा हुआ है तो नमी उसको लगेगी, बारिश होगी, पानी गिरेगा, तो वायु की नमी की उपस्थिति में या कोई अम्ल एसिड कोई गिर रहा है उसकी उपस्थिति के अंदर वो संसारित हो जाएगी, यानी उस पर जंग लगेगा, तो इस प्रकार उसको संसारण कहते हैं। देखिए इधर, जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तब वो संसारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। यानी कोई ज़रूरी तो अम्ल हो, नमी भी हो सकती है और आर्द्रता भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, तो वो संसारित हो जाएगी। इसके लिए 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। देखिए इधर, पहला, चांदी पर काली परत का चढ़ना, यानी चांदी है जो काली परत चढ़ जाएगी इसके ऊपर नमी की, और तांबे पर हरी परत का चढ़ना और लोहे पर जंग लगना। ये 3 एग्जाम्पल संसारण के हैं। नेक्स्ट अगला अंतिम बिंदु टॉपिक का, विकृत गंधिका, यानी उपसेन होने के कारण तेलीय व खाद्य पदार्थ वसा जो भी है विकृत गंधी उसमें हो जाते हैं। इस बार समझेंगे। यानी कोई भी सामग्री तेली हो या वसा युक्त हो जिसमें घी का प्रयोग होता है या तेल का प्रयोग होता है, अचार वगैरह बहुत सारी सामग्री घरों के अंदर होती हैं, तो उसमें उपसेन होने के कारण, यानी उपसेन का मतलब ऑक्सीजन का अभिक्रिया होने के कारण वह खाद्य सामग्री खराब हो जाती हैं, उसमें स्वाद पहले जैसा नहीं रहता है, मतलब एक प्रकार की बदबू आ जाती है, तो उसको विकृत गंधिका कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा? उपसेन होगा, यानी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया हो जाएगी। तो उपसेन होने के कारण तेलीय एवं खाद्य वसा युक्त खाद्य सामग्री विकृत गंधी और उसमें हो जाती है। यानी विकृत गंधी का मतलब उसमें बदबू आ जाती है, तो तथा उसमें स्वाद व गंध बदल जाती हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कहलाती हैं जो भी। तो इस प्रकार से स्वाद में, टेस्ट में उसमें अंतर आ जाएगा। अचार वगैरह और घी की सामग्री बहुत सारे बनाते हैं लंबे समय तक रखने के लिए, परंतु उसमें कई बार विकृत गंधिता ऑक्सीजन का योग से स्वाद चेंज हो जाता है। इसके बचाव के लिए प्रति ऑक्सीकारक तत्व मिलाया जाता है इसके अंदर। और सबसे पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1 में वायु रोधी बर्तन होना चाहिए, यानी वायु उसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। डिब्बा में पैक्ड सामग्री होनी चाहिए, तो वायु नहीं होगी तो अभिक्रिया नहीं होगी, उपसेन नहीं होगा, तो वो बदबू नहीं आएगी उसके अंदर। चिप्स की थैलियाँ वगैरह होती हैं, आप जानते हैं थैली के अंदर चिप्स कई समय तक पड़ा रहता है, 6 महीने 12 महीने तक उसमें बदबू नहीं आती। इसका कारण ये होता है उसमें ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और नाइट्रोजन कम सक्रिय की गैस होती है इसके अंदर, उसे ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को थैली में से बाहर निकालने पर नाइट्रोजन की कम सक्रिय गैस को उसमें विस्थापित किया जाता है, जिससे चिप्स की थैलियाँ लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं। इस प्रकार से दोनों छोटे छोटे टॉपिक थे, ये दोनों पूरे हो गए। इस प्रकार पहला अध्याय अपना समाप्त होता है।